Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is light, and the key elements that we will study are reflection, plane mirror, multiple reflections, kaleidoscope, dispersion of sunlight, human eye, defects of vision, care of eyes, aids for the visually challenged, the braille system and eye donation. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन देता है कि हम कुछ देख सकते हैं. हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते क्योंकि आँख से सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आते. ऑब्जेक्ट्स तब नज़र आते हैं जब या तो वो लाइट एमिट करते हैं और वो हमारी आँखों में रिफ्लेक्ट होती है, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते उन पर लाइट पड़ के हमारी आँखों में रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं. जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को खुद एमिट करते हैं उन्हें ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, बल्ब, ये सारी ल्यूमिनस बॉडीज हैं. जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते उन्हें नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, अर्थ, मून एट्सेट्रा. जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं. सन, स्टार्स, जुगनू ये नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज हैं, जबकि ये हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प या जलती हुई मोमबत्ती ये मैन मेड ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं. तो जो ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं वो तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं उनको हम तब देखते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है. सो लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन. जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो वो वहाँ से पीछे को उछल के आती है, यानी कि वो बाउंस बैक करती है. तो जो लाइट बाउंस बैक करती है इस एक्शन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट की रिफ्लेक्शन होती है तो हम देख पाते हैं जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास उनको, क्योंकि लाइट एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे गिरती है, पलट करके बाउंस बैक होती है. ये बाउंस बैक लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. So let us do this activity to demonstrate reflection of light. Take a plane mirror and torch. Place the plane mirror horizontally on the table. Let the light from the torch fall on the mirror. You will observe that the beam of light strikes the mirror at a point and gets reflected. It shows that light changes direction after reflecting from a सरफेस. इस एक्टिविटी में जो हमने प्लेन मिरर को यूज़ किया था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. जो लाइट की रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर के गिरती है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं. जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे सरफेस के ऊपर गिरती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और जो रे ऑफ लाइट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरने के बाद वापस पलट के आती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. अब व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइट की रिफ्लेक्शन जो सरफेस से होती है उसके कुछ लॉज हैं, जैसे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सेम प्लेन में होते हैं. सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टेक अ शीट ऑफ पेपर, ड्राइंग बोर्ड, कार्डबोर्ड, टॉर्च, कटर, थंब पिन्स, pencil and scale. Fix the sheet of paper on the drawing board with the help of thumb pins. Draw a line XY in the middle of the sheet. Place the plane mirror along the line XY with its reflecting surface perpendicular to the plane of the white sheet. Cut a very small slit in the middle of the cardboard. Place the cardboard at a distance from the mirror, making an angle with the plane of the mirror. Switch on the torch and focus its beam on the slit in the cardboard. On the other side of the cardboard, you will see a narrow beam of light along the white sheet. This will represent the incident ray. As the beam of light strikes the mirror, it is reflected along a different direction.
Trace the path of incident and reflected ray by using scale. Remove the mirror and cardboard. At the point of incidence, draw a line perpendicular to the line representing the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface at the point of incidence. The angle between the normal and incident ray is called the angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. Measure the angle of incidence and angle of reflection. You will find both the angles will be of same measure. Let us look at a few special cases. अगर जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन ऑफ मिरर के साथ नॉर्मल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे के साथ कोइंसाइड करेगी, यानी कि अपना पाथ रिट्रेस करेगी. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज पे है तो एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो है वो 90 डिग्रीज होगा. तो सेकेंड लॉ को वेरीफाई करने के लिए टेक अनदर शीट ऑफ पेपर और उसको वर्टिकली प्लेस कर दो पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे में, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है. ट्राई टू गेट द रिफ्लेक्टेड रे ऑन दिस शीट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड रे ऑन दिस शीट. The horizontal sheet represents one plane which contains the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, while the vertical sheet represents another different plane. So no matter how hard you will try, you cannot get the reflected ray in a plane which is different from the plane containing the incident ray and normal. This verifies the second law of reflection. अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक ही प्लेन में रहेंगे. लेट अस नाउ लुक एट रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन. जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे जैसे कि मिरर हो उसके ऊपर पड़ती है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है स्मूथ सरफेस से इसको कहा जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन. लेकिन अगर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बहुत ज़्यादा रफ हो या सिर्फ रफ हो तो जो बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ती है ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ग्लेयर के बिना ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं. इट मस्ट बी नोटेड दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड इन ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जो है वो एक बहुत ही ग्लास के स्मूथ पीस से बना होता है. इस ग्लास के ऊपर सिल्वर कंपाउंड की एक बड़ी पतली फिल्म चढ़ाई जाती है और उसको एक पेंट से कवर कर दिया जाता है जिससे कि ये जो सिल्वरिंग है ये प्रोटेक्टेड रहे और जल्दी से घिस ना जाए. तो जो ग्लास की सरफेस है वो उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है वो ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इमेजेस जो फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर में उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इमेजेस इरेक्ट होती हैं और ऑब्जेक्ट के जैसे उतने ही साइज की होती हैं. जितने डिस्टेंस पे इमेज हमें मिरर के पीछे या अंदर नज़र आती है उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है. जो इमेज फॉर्म होती है वो नेचर में वर्चुअल होती है. इसका मतलब कि उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते. रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. जब आप कहीं से हेयर कट कराते हैं तो जो आपका बार्बर है वो आपको पीछे से जो बाल दिखाता है आपके वो प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट का. इसमें वो दो मिरर्स यूज़ करता है जिससे कि आपको आपके सिर के पीछे का हिस्सा नज़र आ जाता है. तो इससे प्रूव होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है. इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में. पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो कि हमारी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है. इट कैन बी यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अबव द हेड ऑफ पीपल इन अ क्राउड. इट्स मोस्ट कॉमन यूज इज इन सबमरीन. So let us do this activity to construct a simple periscope. Take rectangular cardboard box,
2 rectangular mirrors, sellotape, paper cutter and scissors. Take a long cardboard box with both ends open. Cut the ends of the box as shown in the figure and fix the mirror at two ends with the help of sellotape. The reflecting surfaces of the mirrors should face each other and the mirror should make an angle of 45 degrees with the vertical. Make a square hole of dimension 3 cm by 3 cm in front of each mirror. The periscope is ready to be used. Now hold the periscope vertically so that the upper hole points at an object at a higher level and peep through the lower hole. You will be able to see the object that is at a higher level from the line of sight. Let us look at multiple reflections. मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई एक रे ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है और इसके लिए एक से ज़्यादा मिरर चाहिए. सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, टेक 2 mirrors, a sheet of white paper, a ball and tape. Join the 2 plain mirrors with the tape to make a hinge. Now place them vertically on the sheet of paper so that the mirror makes an angle of 90 degrees. Place the candle in between the mirrors and observe the number of images formed. Now change the angle between the mirrors to 120 degrees and again record the number of images formed. Repeat the activity for angle 45 degrees, 60 degrees and 180 degrees and record the number of images in each case. You will observe that the number of images formed increases as the angle between the mirror is reduced. You can calculate the number of images formed by the given formula. Number of images is equal to 360 divided by n minus 1. Here n is the angle between the two mirrors. Hence, when the angle was at 90 degrees, then the number of images is equal to 360 divided by 90 minus 1, which is 4 minus 1, 3. When the angle was 45 degrees, so number of images was 360 divided by 45 minus 1, that is 8 minus 1 and 7, so on. Now place the mirrors parallel to each other. In this case, the angle between them will be 0. Hence, number of images is equal to 360 divided by 0 minus 1, which means infinity minus 1. Infinity means infinite. Hence, in this case, you will find infinite number of images. आपने काफ़ी टेम्पल्स में देखा होगा कि जो भगवान की मूर्ति होती है वो 2 पैरेलल मिरर्स के बीच में रखी जाती है. इसका विजुअल इफेक्ट ये होता है कि लगता है कि बहुत सारी मूर्तियां हैं जो दोनों साइड पे एक्सटेंड हो रही हैं. नाउ लेट अस लुक एट कैलाइडोस्कोप. ये एक डिवाइस है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को यूज़ करता है. इसमें मिरर्स के 3 सेट होते हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्रीज के एंगल्स पे इंक्लाइंड होते हैं. ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ग्लास के पीसेस होते हैं या कुछ मोती होते हैं. लाइट जब एक एंड से एंटर करती है तो इन कलर्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है. यही लाइट आगे जाके मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है उन 3 मिरर्स की वजह से और फाइनली जब हमारी आई तक पहुंचती है ट्यूब के दूसरे एंड से तो हमें बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस उस ऑब्जेक्ट की नज़र आती हैं और इनके बड़े सारे पैटर्न्स भी बनते नज़र आते हैं. So let us do this activity to construct a kaleidoscope. Take 3 rectangular pieces of mirror, a few pieces of colored glass or bangles, a plain glass plate, sellotape and a sheet of thick chart paper. Tape the 3 mirrors to form a triangular prism. The reflecting surfaces of the mirrors should face each other. Make a cylindrical tube from a thick chart paper. Make a circular disc from the cardboard sheet with a small hole in the middle. Close one end of the tube with the circular disc and from the other end slowly slide the mirror prism inside the tube. Place a plain transparent glass plate on top of the prism from the open end of the tube. Put small pieces of colored glass or colored beads on the glass plate and close this end of the tube with a ground glass or a transparent sheet. Ensure that there is enough space for the colored pieces to move around. The kaleidoscope is ready to use. Test it by peeping inside through the hole.
When you peep inside the kaleidoscope through the hole, you will see different kinds of patterns in it. Slowly rotate the tube, more colored patterns will form in it by the phenomenon of multiple reflection. Now let us look at dispersion of light. हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था कि जो सनलाइट है उसको वाइट लाइट कहा जाता है. ये वाइट लाइट 7 रंगों से बनती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इस बैंड ऑफ कलर्स को विबग्योर कहा जाता है. सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बार ये स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को प्रिज्म के थ्रू ऑब्टेन किया था. उन्होंने प्रिज्म के थ्रू एक सनलाइट की नैरो बीम पास करी. जो लाइट प्रिज्म से इमर्ज हो रही थी उसको एक वाइट स्क्रीन पर पड़ने दिया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्क्रीन पर 7 कलर्स नज़र आए. जो ऑर्डर ऑफ कलर्स इस 7 कलर्स का था बैंड में, वो बिल्कुल रेनबो की तरह था. तो इस फिनोमिनन को स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कहा जाता है, जिसमें कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो जो बैंड ऑफ कलर्स हमें मिलता है वो स्पेक्ट्रम है. लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3/10 to the power of 8 meters per second, meaning 3 lakh kilometers per second. Light takes about 8 minutes to reach from the sun to the earth. Let us do this activity to demonstrate dispersion of white light. Take a plain mirror strip, a bowl, water and a white sheet of paper. Fill the bowl with water and put the mirror strip in a slanting position. Place the bowl on the floor near a window such that direct sunlight falls on the mirror. By adjusting the position of the bowl and the mirror, focus the light reflected from the mirror on the facing wall. The reflection on the wall consists of several colors. Here the combination of mirror and water forms a prism which splits the white light into its constituent colors. Human eye, an amazing optical instrument. Eyes जो हैं वो नेचर का दिया हुआ बहुत ही प्यारा और प्रेशियस तोहफा है. आइज़ बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं और इन्हीं की वजह से हम अपने आसपास का इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं. इनफैक्ट जो आँख है वो फोटोग्राफिक कैमरे की तरह वर्क करती है. सो फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. फर्स्ट इज कॉर्निया. ये एक बड़ी पतली सी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से लाइट जो है वो आँख में एंटर करती है. ये ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है आई बॉल के आगे की सरफेस पे. जो आई बॉल है ये स्फेरिकल शेप की है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर. फिर आता है आइरिस. कॉर्निया के पीछे जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसको आइरिस कहते हैं. ये अलग अलग कलर्स का होता है अलग अलग लोगों में, इसलिए जो लोगों की ब्लू आइज होती हैं उनके एक्चुअली आइरिस का कलर ब्लू होता है. फिर आता है प्यूपिल. आइरिस के अंदर एक बड़ी छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे प्यूपिल कहते हैं. आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और जो प्यूपिल है वो इस बात को कंट्रोल करता है कि आँख के अंदर कितनी लाइट एंटर होती है. डिम लाइट में प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से आइरिस जो है ज़्यादा लाइट को आई में एंटर करना अलाउ करता है. और जब ब्राइट लाइट होती है तो ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जिससे कि कम लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होती है. आई लेंस जो है वो ह्यूमन आई का सबसे सेंसिटिव पार्ट है. ये प्यूपिल के पीछे होता है. आई लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना है. आई के जो लेंस हैं इनको पोजीशन पे सीलियरी मसल्स होल्ड करके रखते हैं. सीलियरी मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए ताकि दूर के या नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकें. ये जो लेंस है बीच में हार्ड है और बाहर की तरफ जाते जाते सॉफ्ट होता जाता है. फिर आता है रेटिना. आई बॉल के जो सबसे पीछे का हिस्सा है अंदर की तरफ उसे रेटिना कहते हैं. रेटिना के ऊपर जो आई लेंस है वो लाइट की रेज को बेंड करके इमेज फॉर्म करता है. रेटिना जो है बहुत ज़्यादा नर्व सेल से कवर्ड है. ये सेल्स 2 टाइप के होते हैं, कोन्स और रॉड्स. कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होते हैं जबकि रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट से सेंसिटिव होते हैं.
कोन्स की वजह से हम अलग अलग कलर्स देख सकते हैं और ये रॉड से थोड़े कम नंबर में होते हैं। जो रॉड्स हैं ये कलर को तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते या परसीव कर सकते, इसलिए हमें जब मून लाइट में या डिम लाइट में कोई चीज़ें देखते हैं तो वो ग्रे शेड की नज़र आती हैं। जब भी कोई लाइट रॉड्स और कोन्स पर गिरती है तो यहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है ऑप्टिक नर्व्स तक, और ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है जहाँ पे ये प्रोसेस होता है और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। व्हाट आर ब्लाइंड स्पॉट्स? जो रेटिना का पूरा सरफेस है वो रॉड्स और कोन से भरा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे रेटिना ऑप्टिक नर्व से मीट करता है, वहाँ से मिलता है, वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारा ब्रेन परसीव ही नहीं कर सकता, इसलिए वो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती। तो इस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। So let us do this activity to demonstrate the blind spot. Take a white sheet of paper and a sketch pen. On one end of the sheet make a cross and make a round spot to the right of the cross at a distance of about 7 centimeters from the cross. Now close your left eye and hold the sheet at some distance from the eye and look at the cross continuously. Move the sheet slowly towards your eye. Keep your eye on the cross. You will find that the round mark disappears at some point. Now repeat this activity by closing your right eye. This time look at the round mark. Again you will find that while moving the sheet towards your eye, the cross mark disappears at some point. This disappearance of cross or round mark shows that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. This is the blind spot. Persistence of vision. जब आँख किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो वो जो इम्प्रेशन या इमेज फॉर्म होती है वो एकदम से डिसअपियर या वैनिश नहीं हो जाता रेटिना पर से। So it is retained there for about 1/16 of a second. This is called persistence of vision. Thus, if we look at still images of a moving object that are projected on a screen at a rate that is faster than 16 images per second, then the eye perceives the object as moving. Let us now understand accommodation. आईज की जो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं जिससे कि रेटिना पे वो हमेशा इमेज को ऑब्टेन कर सकें, इस एबिलिटी को अकोमोडेशन कहते हैं। आईज जो हैं वो गिवन ऑब्जेक्ट जो कि अलग साइज शेप के हो सकते हैं उनको आई लेंस के थ्रू उनके ऊपर फोकस करती हैं, और इस प्रोसेस में जो सीलियरी मसल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि वो लेंस से अटैच्ड होते हैं। तो आईज जब डिस्टेंट दूर के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस्ड होती हैं तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। इस पोजीशन में जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो लेंस जो है वो सेंटर से पतला हो जाता है, लेकिन जब आईज पास के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करती हैं तो यही सीलियरी मसल्स टेंस हो जाते हैं। इस पोजीशन में जो आई लेंस है वो सेंटर में थिक हो जाता है। ये लेंस एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी से इतनी तेजी से होता है कि हमें इस चेंज का पता भी नहीं चलता। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली is called the least distance of distinct vision. It is normally denoted by D. For a normal human eye, least distance of distinct vision is 25 centimeter. It is also referred as the near point of eye. Do you know that different species of animals have different types of eyes? Yes, animal eyes are different from human eyes. Certain animals such as dogs and cats have a reflective layer of tissue behind the retina. This reflective layer of tissue reflects visible light back through the retina, helping the animals to see better in low light conditions. Dogs and cats cannot see colors. They only see very pale shades of color.
The owl can see very well at night but not during the day, since it has a large cornea and pupils to allow more light in its eye. Also, the owl's retina has a large number of rods and only a few cones, which helps the bird see better at night. On the other hand, birds such as kites and eagles can see well during the day but not at night. Birds that are active during the day have more cones and fewer rods. ज़्यादातर इंसेक्ट्स की कंपाउंड आइज़ होती हैं, मतलब कि उनकी आइज़ 100 या हज़ारों छोटे छोटे लेंसेज से बनी होती हैं जो हनीकॉम्ब पैटर्न में बड़े पास पास में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही इमेज की 100 या 1000 कॉपी उनको नज़र आएगी एक ही टाइम पे। होता ये है कि जो हर लेंस है वो किसी इमेज का छोटा हिस्सा शो करता है। जैसे कि अगर आप ड्रैगन फ्लाई या प्रेइंग मैंटिस का एग्जाम्पल लें तो उनके 30,000 सेक्शंस होते हैं किसी भी इमेज के जो वो देखते हैं। कलर परसेप्शन है वो भी वेरी करता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि जो बटरफ्लाइज हैं वो दूर के कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ ऐसे हैं जिनको कम कलर्स नज़र आते हैं। लेट अस नाउ लुक एट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सो सबसे पहले है कैटरैक्ट। ये ओल्ड एज में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो आई की लेंस है वो ओपेक हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। इसकी वजह से देखने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी कम हो जाती है। तो विजन को रेस्टोर करने के लिए जो अफेक्टेड लेंस है उसको सर्जिकली निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल ट्रांसपेरेंट लेंस को उसकी जगह पे वहाँ प्लेस कर देते हैं। फिर आती है मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। कुछ लोगों को विजन का डिफेक्ट होता है कि वो पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स उन्हें क्लियर नज़र नहीं आते। इसका रीज़न है कि उनकी आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम हो चुका है और आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गई है, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ गई है। इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस जिसकी सूटेबल फोकल लेंथ हो उसका यूज़ किया जाता है। फिर आती है हाइपरमेट्रोपिया या कि लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र आते हैं लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स इतने क्लियरली नज़र नहीं आते। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ बढ़ चुका है और आई बॉल जो है वो छोटी हो गई है, यानी कि आई बॉल की लेंथ कम हो गई है। इसको करेक्ट करने के लिए सूटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है आई लेंस के सामने। नाउ लेट अस लुक एट केयर ऑफ आईज। जिस डाइट में विटामिन ए, सी और ई अच्छी मात्रा में हो तो वो हेल्प करते हैं कि हमारी आई साइट अच्छी रहे और कैटरैक्ट की डेवलपमेंट ना हो। इसलिए कैरेट्स, पपाया, ऑरेंजेस, स्प्राउट्स और मिल्क जो हैं इनको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत कम या बहुत ज़्यादा लाइट वो आइज़ के लिए हार्मफुल होती है, तो कम लाइट में पड़ने से आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है, सिर दर्द होता है। और वाइट इंटेंस लाइट जो कि जैसे कि जो सन से आती है या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के टाइम पे जो लेज़र पॉइंट से आती है उनसे जो है रेटिना में डैमेज हो सकता है। तो सन को डायरेक्टली देखना बड़ा डेंजरस है, स्पेशली अगर इक्लिप्स का टाइम हो, तो उस टाइम पे देखने के लिए सेफ सोलर फिल्टर के थ्रू ही देखना चाहिए। टीवी पे बहुत ज़्यादा देर कुछ ना देखें, कंप्यूटर स्क्रीन को भी बहुत लंबी टाइम तक ना देखें। आइज़ को रब करने से, मलने से कॉर्निया में इंजरी हो सकती है क्योंकि आइज़ के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेफ ये है कि आप आँखों को साफ़ पानी से धोएं। अगर उसके बाद भी इरिटेशन परसिस्ट करती है तो किसी आई डॉक्टर को कंसल्ट करें। सन ग्लासेस जिनमें कि अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन है उनको पहनना चाहिए जब भी बाहर धूप में निकलें। नॉर्मल डिस्टेंस पे पढ़ने से अच्छी विजन रहती है। बुक पढ़ते टाइम ना तो बहुत ज़्यादा दूर रखें ना बहुत ज़्यादा नज़दीक रखें, और चलती बस या ट्रेन में या फिर डिम लाइट में या बहुत ब्राइट लाइट में ना पढ़ें। एड्स फॉर द विजुअली चैलेंज्ड।
अगर हम ना देख पाएँ तो वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी देखने की क्षमता जो है वो थोड़ी खराब है। वो या तो प्रॉपरली ढंग से नहीं देख सकते या बिल्कुल ही नहीं देख पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आईसाइट नहीं है किसी डिजीज या एक्सीडेंट की वजह से, और कुछ लोग हैं जो बाय बर्थ ही देख नहीं सकते। अगर कोई एक कॉर्निया, आई लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व किसी इंसान की ढंग से फंक्शन ना करे तो वो इंसान नहीं देख पाता। कुछ लोगों में पार्शियल विजन होती है और कुछ लोगों में बिल्कुल ही विजन नहीं होती। कुछ ऐसे विजुअली चैलेंज्ड लोग होते हैं जिनकी बाकी की जो सेंसेस हैं जैसे कि हियरिंग और टच की वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, तो वो इन सेंसेस के इस्तेमाल से अपने आसपास की दुनिया को पहचान सकते हैं और अपनी लाइफ के अलग अलग स्फेयर्स में सक्सेसफुल भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव करी है। Although visually challenged people have lost their eyes, but there are two types of resources available for these people that help them better their lives. These are optical aids and non-optical aids. So let us look at optical aids. ये वो प्राइमरी एड्स हैं जिनकी वजह से जिन लोगों में पार्शियल इम्पेयरमेंट होती है देखने में वो यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप यूज़ कर सकते हैं बाईफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स या फिर टेलीस्कोपिक एड्स। जो लेंस कॉम्बिनेशंस हैं उनकी वजह से आपकी जो विजुअल लिमिटेशन है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और जो आप चीज़ें साफ नहीं देख पाते थे उसको देख सकते हैं। टेलीस्कोपिक एड से आप चॉकबोर्ड या क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं नॉन ऑप्टिकल एड्स। These include visual aids, tactile aids, which use the sense of touch, auditory aids, which use the sense of hearing, and electronic aids. Visual aids हैं जो printed words को magnify कर देती हैं और suitable intensity की light और material अगर proper distance पे हो तो आप देख सकते हैं। टैक्टाइल एड्स में इंक्लूड होता है ब्रेल राइटर स्लेट और स्टाइलस, जिसकी मदद से जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो नोट्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सो अ वैरायटी ऑफ ऑडिटरी एड्स आर अवेलेबल विच इंक्लूड कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस। Electronic aids such as talking calculators help visually challenged persons in performing many computational tasks. Closed circuit television is another electronic aid that can enlarge printed material with suitable contrast and illumination. Let us now look at the Braille system. ब्रेल सिस्टम को लुई ब्रेल ने 1821 में विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए डेवलप किया था। ये खुद ही एक विजुअली चैलेंज्ड इंसान थे। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932. There is a Braille code for common languages including many Indian languages as well as for mathematics and scientific notations. जो ब्रेल सिस्टम है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिसोर्स है जिसके वजह से जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इस पैटर्न में 63 डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं जो कि अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरल्स और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन combinations of two vertical rows of 3 dots each. The raised dot patterns can be felt by the fingertips when finger is lightly moved over them. Hence, to read, the reader has to gently glide his or her finger over the paper that is embossed with the Braille code. For writing in the Braille system, a pointed instrument is used to punch out the dots on paper held in a metal holder. The readable dots appear on the reverse side of the paper. For using this system, visually challenged people have to learn and memorize the dot patterns of different characters so that they can recognize them by touch. Braille text can be produced by hand using a stylus and a metal slate, but they can also be produced using machines.
Braille typewriters are now available for producing Braille text. Donated healthy cornea are stored in the eye bank under special conditions. Eye donation. बहुत सारे जो विजुअली चैलेंज लोग हैं वो देख नहीं सकते क्योंकि उनका कॉर्निया ओपेक हो गया है या डैमेज हो गया है किसी डिजीज या एक्सीडेंट की वजह से। इसको कहते हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। ऐसे विजुअली चैलेंज लोग अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो उनका कॉर्निया रिप्लेस करना पड़ता है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को सर्जिकली क्योर किया जा सकता है अगर आप डैमेज्ड कॉर्निया को हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस करें, लेकिन हेल्दी कॉर्निया सिर्फ आई डोनेशन के थ्रू हो सकता है। और कॉर्निया रिमूव करने के लिए जो मरे हुए लोग हैं उनको पहले एक प्लेज लेनी पड़ती है कि उनकी डेथ के 6 आवर्स के अंदर अंदर सर्जरी के थ्रू उनका कॉर्निया निकाल लिया जाएगा। कोई भी इंसान ये प्लेज कर सकता है कि उसके मरने के बाद उसकी आईज डोनेट हो जाएं, और ये प्लेज वो आई बैंक या हॉस्पिटल में रजिस्टर कर सकते हैं। लेट अस नाउ लुक एट दी key takeaways from this chapter. Light is a form of energy which gives us the sensation of sight. The bouncing back of light from a surface is called reflection of light. Reflection of light from a smooth surface is called specular reflection or regular reflection, while reflection from any rough surface is called diffuse reflection or irregular reflection. Multiple reflection refers to reflecting a ray of light more than once. The phenomena of splitting white light into its constituent colors is known as dispersion of light. The ability of eye to change the focal length of the eye lens so as to always obtain the image at the retina is called accommodation. For a normal human eye, least distance of distinct vision is 25 centimeter. The Braille system was developed in 1821 for visually challenged people by Louis Braille. So I hope that the chapter is clear to everyone and answering questions based on this chapter will now be easy.